महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में जो कार्य कर रहा है उसको लेकर ये प्रेस वार्ता में आपको आमंत्रित किया है। आपका बहुत स्वागत है। और उस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में जो हमने अपना विशेष दायित्व माना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है भारतीय ज्ञान परंपरा का सन्निवेश कैसे करना है, उस दिशा में विश्वविद्यालय ने भारतीय ज्ञान परंपरा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जिसका उद्घाटन 21 मार्च 2023 को हुआ। और 15, 16, 17 अप्रैल को हमने 3 दिन की एक कार्यशाला का भी आयोजन किया था, जिसमें देश के करीब 21 विद्वानों ने बैठकर 9 विषयों पर भारतीय ज्ञान परंपरा के मॉड्यूल्स को, पाठ्यक्रमों को हमने डेवलप किया था। आज ये जो इस 3 दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन हुआ है, उसमें उन 9 मॉड्यूल्स को और विद्वानों के साथ बैठ के हम लोग उस पर विचार करेंगे। और अंतिम दिन जो 7 तारीख है, उसके समापन समारोह से पहले हम एक विशेष अधिवेशन हमारा संगोष्ठी का होगा, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के और कौन कौन से क्षेत्र हैं, विषय हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, किन विषयों में हम समर्थ हैं और किन किन विषयों में हमने देश के अन्य विश्वविद्यालयों या संस्थानों के साथ काम करना है, उसका हम लोग निर्णय लेंगे। उस तरह पाठ्यक्रम जो अपना यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं आप, उसी पाठ्यक्रम को फाइनल करने के लिए ये देखिए, ऐसा है कि जब हम ये कहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हमें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है, उसके अनुसार हमें भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करना है, तो जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जैसे हमारे जो शास्त्री के, आचार्य के, पीएचडी के पाठ्यक्रम हैं, वो तो चल ही रहे हैं। मगर विषय ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई आरकेएसडी कॉलेज में, इंदिरा गांधी कॉलेज में, केयू में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बच्चा बीएससी केमिस्ट्री कर रहा है, एमएससी केमिस्ट्री कर रहा है, मगर वो सारे जो है यूरोसेंट्रिक जो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री से संबद्ध, वो पढ़ता है। जबकि हम लोग ये जानते हैं कि पिछले हज़ारों लाखों सालों में भारतीय समाज ने भी केमिकल साइंस में बहुत प्रोग्रेस की थी, बहुत काम किया था, जिसके प्रमाण ये हैं कि हमारे पास ऋग्वेद से लेके और बाद तक के साहित्य में उसके हमें मूल सूत्र मिलते हैं, और उसके ऊपर अलग अलग से ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। जैसे अभी हमने स्मारिका में एक रसायनों कल्प, जो कि केमिस्ट्री का एक संस्कृत टेक्स्ट है, उसकी भूमिका का हिंदी अनुवाद दिया है, जो कि पूरी तरह से केमिकल साइंस की सारी थ्योरीज को लेके चलता है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के साथ मिलके हम लोग ये प्रयास करें कि बीएससी एमएससी केमिस्ट्री में करने वाला जो बच्चा है, वो भारतीय परंपरा को भी पढ़े। एकदम तो हम पाठ्यक्रम को बदल नहीं सकते, क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, इतना आपके पास मैकेनिज़्म नहीं है। पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि बीएससी केमिकल साइंस करने वाला, केमिस्ट्री करने वाला बच्चा, जो भारतीय समाज ने पिछले हज़ारों सालों में केमिकल साइंस में थ्योरीज डेवलप की हैं, उनके बारे में उसकी जानकारी मिले। ये प्रयास ऐसे ही, मतलब जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में मतलब जो है बच्चा सारा यूरोसेंट्रिक जो विचार है, स्टेट, पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, इन सब की बातें करता है और सारे विदेशी संदर्भों में बात करता है। मगर हम जानते हैं कि भाई ऋग्वेद में, अथर्ववेद में हमारे यहाँ गणतंत्र व्यवस्था थी, हमारे यहाँ पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, सभा थी, समिति थी। महाभारत के अनुशासन पर्व में या और जगह जो है कि भाई राजा के क्या कर्तव्य हैं, मंत्री के क्या कर्तव्य हैं, पूरा हमारे यहाँ मतलब हमारे भारतीय समाज ने पिछले हज़ारों सालों में एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया हुआ था, जो 19वीं सदी तक इस देश को अनुशासित, शासित या प्रशासित करता था। वो सब चीज़ें छूट के रह गई हैं। तो एक जैसे हमने यहाँ एक मॉड्यूल डेवलप किया है, 2 मॉड्यूल्स उसमें बनते हैं, पर हमने एक ही बनाया है अभी, वो है इंडियन पॉलिटिकल थ्योरीज़, भारतीय राजनीतिक चिंतन, जिसमें हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद से लेके और बाद तक धर्मशास्त्र के इन सब विषयों में
कैसे कैसे ये विचार, जैसे क्या है कि अब गणतंत्र की बात है, डेमोक्रेसी की बात है, पर हमारी भारतीय परंपराओं में जो बौद्ध काल में या वैदिक काल में जो गणतंत्र थे और बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में तो उसका बहुत वर्णन भी मिलता है। तो वो सब चीज़ें जो है हमारे पॉलिटिकल साइंस के भारतीय विद्यार्थी को उसकी जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये डेमोक्रेसी और ये क्या नाम है आपका वेलफेयर स्टेट का जो मतलब कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न ही नहीं है, हमने तो हज़ारों साल पहले इसको डेवलप कर दिया था। तो जैसा कि आपने भी बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा में आपको अभारतीय लगता है, इसीलिए आप भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसा आपने बताया कि पूर्ण रूप से हम लागू नहीं कर सकते, क्या आज का युवा इस बात से, आपकी बात से सहमत होगा कि हम पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकते फिर भी आपको पढ़नी है? नहीं, देखिए इसमें विषय ये है कि मान लीजिए केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि आज हम लोग जिस यूनिवर्सल या वैश्विक समाज में रहते हैं, ठीक है, उस वैश्विक समाज में आप ये नहीं कर सकते कि जैसे हमारे गुरुकुल हैं, संस्कृत महाविद्यालय हैं, हरियाणा में सैकड़ों हैं, वहाँ इन सब शास्त्रों को हम पढ़ाते हैं, पर उन बच्चों को उस विषय की जो आधुनिक व्यवस्था है उसकी जानकारी नहीं है। तो कम से कम हम ये कर सकते हैं कि जो व्यवस्था चली आ रही है उसको हम धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से उसको लेकर जाएंगे। तो कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए कि किसी भी भारतीय विद्यार्थी को ये गर्व हो कि भाई आज से 5000 साल पहले राखी गढ़ी की खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं, इन साक्ष्यों को, इन घड़ों को, इन क्या कहते हैं ये अपने आभूषण हैं, ठीक है, और जो वहाँ पे मतलब मेटल्स मिलते हैं, उन सब मेटल्स को तैयार करने में, उनसे चीज़ें बनाने में हमारी अपनी केमिकल साइंस थी, हमारे अपने यंत्र थे। जैसे हमने अभी पाठ्यक्रम में भी चल रहा है वहाँ पर, तो बताएंगे हमारे यहाँ डोल यंत्र था, पाताल यंत्र था, कि कैसे हम धातुओं को, मेटल्स को गला के मतलब जो है ऐसे कौन से केमिकल्स थे जिनसे हम उसको जो है एक शेप देने का काम करते थे। इसमें शिक्षा नीति जो है इसके 2 भाग हैं। 2020 में शिक्षा नीति आई, एक है विद्यालय शिक्षा, एक उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में नियम ये है कि सरकार ने एक नीति बना के सब सामने रख दी, पटल पर रख दी 2020 में। विश्वविद्यालयों को स्वायत्ता होती है, वो कोई भी कोर्स जो है वहाँ विद्वान प्रोफेसर आचार्य होते हैं, वो कोर्स विकसित करते हैं। जब वो कोर्स तैयार हो जाता है तो शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास एक शैक्षिक देश में काम करता है। यहाँ इसकी 3 दिन की कार्यशाला में जो तैयार होगा वो हमारे संगठन के माध्यम से पूरे देश में जाएगा। जो इस विश्वविद्यालय से महाविद्यालय जुड़े हुए हैं, संबद्धता जिनकी है, वो उस कोर्स को लागू करेंगे अपने यहाँ। और ये हम एक पॉलिसी जो बनी है इसका एक ड्राफ्ट बन जाएगा। जैसे विद्यालय शिक्षा के लिए NCF, नेशनल पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार हो गई, अब उसके आधार पर पुस्तकें लिखेंगे विद्वान। तो पुस्तक लिखने के लिए उनको विषय चाहिए, कैसे कैसे लिखेंगे। इसी प्रकार से इस संगोष्ठी के माध्यम में अभी एक छोटा रूप आपके सामने आपको दिया गया है ये, तो इसके माध्यम इसमें मॉड्यूल दिए हैं, इनके आधार पे विद्वान पुस्तकें तैयार करेंगे। तो हमने उनको इस चीज़ पे लेना है। जैसे अभी उदाहरण दिया भारद्वाज जी ने, इसी जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ राजनीति विज्ञान का। अभी राजनीति विज्ञान में लॉस्की को पढ़ते हैं, हम रूसो को पढ़ते हैं, हॉब्स को पढ़ते हैं, हम चाणक्य को नहीं पढ़ते। सबसे अच्छा श्रेष्ठ राज्य विक्रमादित्य का माना जाता है, विक्रमी संवत है। तो भर्तृहरि ने जो नीति शतक लिखा उसकी कहीं चर्चा नहीं होती, चाणक्य नीति की चर्चा नहीं होती, न्याय दर्शन की चर्चा नहीं होती, मनुस्मृति की चर्चा नहीं होती। आज सबसे अच्छा प्रदेश हरियाणा और राजस्थान थे गौशालाओं के मामले में। क्या नियम था, एक गांव से दूसरे गांव की सीमा कैसे निर्धारित होगी, तो मनुस्मृति में स्पष्ट वर्णन था। वहाँ की माप थी कि एक गांव से 2 गांव के बीच में 100 उन्होंने गज इस तरह माप दी है, वो स्थान खाली छोड़ा जाएगा, किसी का स्थान नहीं होगा, वो गोचर भूमि होगी। जो गांव का व्यक्ति है जिसके पास कृषि क्षेत्र नहीं है परंतु पशु तो पालेगा, वो उसकी गाय कहाँ चारा खाएगी, तो उस स्थान में वो चारा उगता था। वहाँ वो वन क्षेत्र था, जो जंगली जीव थे वो उस जंगल में रहते थे।